हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर एसएससी एमटीएस का जो नया पैटर्न आया है, नए तरीके से एग्जाम होगा, तो एक बार पूरा समझा दीजिए किस प्रकार से एग्जाम होना है, क्या क्या होगा इस बार एसएससी एमटीएस में। देखिए, एक बहुत बड़ी एक पोस्ट आई, एक बहुत बड़ी एक भर्ती आई हुई है। लगभग 11,000 पद हैं, कम नहीं होते हैं। ऑल इंडिया भर्ती है, लगभग 11,000 पद हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट्स के पर पोस्ट की पोस्टें हैं। तो आप समझ लीजिए कि इस बार जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो रहेगा किस प्रकार से। इंपॉर्टेंट है, वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको कोई भी सवाल ऐसा बचेगा नहीं जो छूट जाए। ठीक है, तो समझ लीजिए, पूरा वीडियो एक बार में समझ लीजिए। तो क्या है कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा एसएससी एमटीएस का, देखिए है ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा। 18 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है और कब तक चलेगा, 17 फरवरी तक चलेगा। तो जिसने ऑनलाइन नहीं कराया है वो ऑनलाइन कराया जाके, लास्ट डेट का इंतजार ना करे, बाद में सर्वर वगैरह वीक हो गया, डाउन हो गया, तो आपका फॉर्म भरेगा नहीं। ठीक है, अब आगे समझ लीजिए। एडमिट कार्ड मार्च अप्रैल में होंगे। एग्जाम डेट है अप्रैल बताई जा रही है। मतलब आपके पास लगभग 60 दिन का समय रहेगा, लगभग 2 महीने का समय है। तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 11,409, लगभग इतनी, अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी ही घटेंगी नहीं, ये ऐसा अंदाजा है। इतनी लगभग 11,400 के आसपास पोस्टें हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्या कहते हैं, 2 पर पोस्टें निकली हुई हैं। एक तो एसएससी एमटीएस की है और एमटीएस के साथ में देखिए हवलदार भी होता है, तो हवलदार की पोस्ट है इसी पर है। तो एमटीएस की लगभग कितनी पोस्टें हैं, एमटीएस की हैं 10,880 अप्रॉक्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली इतनी हैं, 10,880 हैं। और हवलदार की हैं 529 पोस्टें, तभी बनता है 11,400 कुछ जाके, 11,409 के पास जाके। अब आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, देखिए अगर आप कहते हैं अगर एसएससी एमटीएस के लिए डालते हैं तो लगभग आपकी 25 साल तो आपकी होनी चाहिए। एज काउंट होगी आपकी 1 तारीख से 1/1/2023 से, मतलब 1/1/2023 को, 1 जनवरी 2023 को आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए अगर आप एसएससी एमटीएस के लिए अप्लाई करते हैं तो। इसके बाद अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं तो एसएससी की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी और 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो एज मैंने लिखी हुई है, ये क्या कहते हैं, मैंने जनरल कैटेगरी के लिए लिखी हुई है। ठीक है ना, ये 18 से 25, 18 से 27 जनरल कैटेगरी के लिए है। लेकिन अगर आप ओबीसी में आते हैं तो आपके पास छूट है, 3 साल की छूट है। जैसे कि 3 साल की छूट है, जैसे कि आप एमटीएस वाले अगर 28 साल तक के हो, आप ओबीसी में आते हो तो 28 साल तक के भी हो तो भी आप डाल सकते हो फॉर्म। हवलदार में आप 30 साल तक के हो तो भी आप फॉर्म डाल सकते हो अगर आप ओबीसी में आते हो तो। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर आप SC ST में आते हो तो आपके पास 5 साल की छूट है। कहने का मतलब ये है कि आप 30 साल तक के हो SC ST में आते हो और 30 साल तक के हो तो भी आप एमटीएस का फॉर्म डाल सकते हो और 32 साल तक के हो तो हवलदार का भी फॉर्म डाल सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या सर इन दोनों भर्तियों में एक ही का फॉर्म डाल सकते हैं क्या? ऐसा नहीं है, आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फीस भी आपकी एक ही बार कटेगी, अलग अलग फीस नहीं कटेगी कि आप ये सोच रहे हो कि हवलदार की अलग फीस कटेगी और क्या कहते हैं एमटीएस के लिए अलग फीस कटेगी, ऐसा नहीं है। आपकी एक ही बार फीस कटेगी। ठीक, आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आगे समझ लेते हैं। देखिए आगे पूरा समझ, आप पूरा वीडियो देखिए, कुछ नहीं बचेगा, पूरा आप एक ही चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, खासकर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप समझ लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए अब सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए 2 स्टेजें रहेंगी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, 3 स्टेजें रहेंगी। एसएससी एमटीएस के लिए 2 स्टेजें रहेंगी और जो हवलदार का भी फॉर्म डाले हैं उनके लिए 3 स्टेजें रहेंगी। पहले में क्या होगा, पहले में आपका सीबीटी होगा। पहले स्टेज में क्या होगा आपका जैसे आपने मान लो एसएससी एमटीएस के लिए फॉर्म भरा है, ठीक है, तो आपका पहले तो सीबीटी होगा, मतलब आपका एग्जाम टेस्ट होगा जो, ठीक है, मतलब रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद अगर वो पास हो जाओगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, मतलब डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए करें हो, देखिए हवलदार का काम थोड़ा सा इस तरीके से रहता है कि आपको फिजिकली भी फिट होना चाहिए। ठीक है, तो आप रिटन एग्जाम पास कर लोगे, इसके बाद आपका पीएसटी और पीईटी होगा, मतलब आपका रनिंग भी कराई जाएगी और आपका कहते हैं वो हाइट और वेट जो वगैरह जो भी क्या कहते हैं चेक करते हैं वो भी किया जाएगा। ठीक है ना, ये दूसरे प्रोसेस में ये किसके लिए किया जाएगा, हवलदार के लिए। और इसके बाद तीसरे स्टेज में उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा, डीवी होगा। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर हमने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया और हवलदार में हम रिटन एग्जाम तो पास हो गए, लेकिन क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए। देखिए अगर आपने दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ठीक है, तो अगर आप आपने जैसे एग्जाम टेस्ट पास कर, मतलब क्या रिटन एग्जाम पास कर लिया और क्या कहते हैं अगर आप
या डीवी के लिए मतलब क्या कहते हैं पीएसटी के लिए जो आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें आप फेल भी हो जाते हो तो आप हवलदार की पोस्ट से तो बाहर हो जाओगे, आप हवलदार की पोस्ट से तो बाहर हो जाओगे, लेकिन आप एमटीएस की पोस्ट के लिए बने रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपको डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा अगर आप अगर फिजिकल के लिए फेल हो जाते हो। आपने रिटर्न एग्जाम तो पास किया हुआ है ना, तो आपके लिए डीवी के लिए बुलाया ही जाएगा। अगर आप फिजिकल में फेल हो जाते हो तो हवलदार की जो कितनी पोस्टें हैं 529 पोस्टें हैं, बस इससे बाहर हो जाओगे, लेकिन ये 10,880 पोस्टें हैं, इसके लिए बने रहोगे, आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। डीवी के बाद क्या होता है, देखिए एक बार डीवी एक बार हो जाता है, इसके बाद आपका फाइनल मेरिट आ जाती है, ठीक है, मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। जब फाइनल मेरिट आ जाती है इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपको क्या कहते हैं एक लेटर आता है, आपके थाने में एक लेटर आता है जिसको पुलिस वेरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन आपको हो जाता है, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाता है, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाता है, आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो ये प्रोसेस होता है। अब ये देख लेते हैं कि ये जो रिटर्न एग्जाम है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कमेंट इसी पर है कि रिटर्न एग्जाम किस प्रकार से होगा। अब से देखिए रिटर्न एग्जाम क्या है, देखिए एग्जाम टाइप एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए, जो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए भी, और जो हवलदार के लिए अप्लाई करें उनके लिए भी। पर हवलदार जो सिर्फ हवलदार के लिए अप्लाई करते हैं, हवलदार और एसएससी एमटीएस में इतना अंतर है कि हवलदार के लिए बस फिजिकल लगाया हुआ है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। अब देखिए जो रिटर्न एग्जाम होगा हमारा 90 मिनट का होगा, 90 मिनट का होगा। जैसे रिटर्न एग्जाम दोनों के लिए एक ही होना है, चाहे हवलदार का हो चाहे एमटीएस का, पेपर एक ही होगा, अलग अलग पेपर नहीं होगा, एक ही पेपर होगा, उसी में आपको पास करना है बस। 90 मिनट का होगा, उसको दो भागों में बांट दिया है, 45-45 मिनट के भागों में बांट दिया है। सेशन 1 और सेशन 2 के भागों में बांट दिया। देखिए मैंने लिखा हुआ है सेशन 1 सेशन 2, दोनों में वही एमसीक्यू होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला होगा, गोला भरना है, ठीक है। और क्या कहते हैं सीबीटी होगा, 45-45 मिनट के दो भागों में बांट दिया गया, एक साथ ही होगा, और बीच में आपको टाइम नहीं मिलेगा कि ये 45 मिनट के बाद कंप्यूटर बंद हो जा रहा है फिर इसके बाद चालू होगा, ऐसा नहीं। 45 मिनट के बाद तुरंत दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा तुरंत, ठीक है। तो 90 मिनट आपको मिलेंगे, एक बार आपको सीट में बैठना है, 90 मिनट का आपका पेपर होगा, इसके बाद आपका पेपर खत्म, ठीक है। तो 90 मिनट में क्या होगा, दो भागों में बांटा गया, 45-45 भागों में, सेशन 1 और सेशन 2। पहले आप समझ लेते हैं सेशन 1 क्या है। सेशन 1 क्या है, सेशन 1 जो है वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ को क्वालिफाई करना है। उसका मेरिट में आपके जो आप नंबर लाओगे वो मेरिट में नंबर जुड़ेंगे नहीं, बस आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए आपको बस वो क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए सेशन 1 आप, तो आपको जो सेशन 2 है वो आपका चेक ही नहीं किया जाएगा, आप वहीं से बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, बाकी आप पूरे में पूरे ले आओ या सिर्फ 30% नंबर ले आओ। ये जनरल कैटेगरी के लिए है, सिर्फ आप क्या कहते हैं। अब देखिए होएगा क्या, आप समझ लीजिए पहले। जो सेशन 1 होगा उसमें रीजनिंग होगी और मैथ होगी। मैथ के लिए मैंने लिखा है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल एबिलिटी, ये मैथ है, ठीक है। और इसके बाद रीजनिंग है, दोनों के 20-20 क्वेश्चन होंगे, और 20-20 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, मतलब ये 60 नंबर का बना जाके मैथ और 60 नंबर का रीजनिंग बना जाके, टोटल नंबर कितने नंबर का बना जाके 120 नंबर का पेपर बना। 40 क्वेश्चन 120 नंबर का पेपर बना, कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं है। सेशन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको पास होने के लिए, अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए पता है आपको सिर्फ 30% नंबर चाहिए, मतलब 120 का 30% होता है 36, 12-36, आपको सिर्फ 36 नंबर चाहिए। 36 नंबर आप दोनों में मिला के ले आते हो तो आप पास हो। कहने का मतलब ये 40 क्वेश्चन में आप क्या कहते हैं 12 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप स्टेज 2 के लिए आ जाओगे, क्लियर कर जाओगे, आपकी कॉपी स्टेज 2 वाली चेक होगी। लेकिन जो स्टेज 2 है, जो आपका सेशन 2 है, स्टेज 2 मैंने गलत बोल दिया, सेशन जो 2 है वही उसी से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। अच्छा इसमें सिर्फ ये जनरल कैटेगरी के लिए 30% है, मतलब 36 नंबर सिर्फ जनरल कैटेगरी को लाना है, बाकी जो ओबीसी के लिए उनके लिए और कम है। मैंने अभी चेक नहीं किया उस चीज़ को कितना % है उनके लिए, SC/ST के लिए और कम है। लेकिन जो जनरल, देखिए मैंने इसे जनरल कैटेगरी इसलिए लिख दिया क्योंकि जनरल कैटेगरी में सभी आ जाते हैं, मतलब एक तरीके से, मतलब जनरल कैटेगरी ये है कि इससे अब ज़्यादा किसी का नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा आप किसी को नहीं लाना है। 30% ले आएंगे सब लोग तो सभी पास हो जाएंगे, बाकी ओबीसी SC/ST वाले PWD वाले जो हैं वो कम भी नंबर ले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड में एक प्रॉब्लम है उसको मैं चेक कर लेता हूँ जरा सा। थोड़ी सी बैटरी लो हो गई थी मोबाइल की, तो अब चलिए आगे से समझते हैं, ठीक है। तो आप 30% ले आते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप पास हो जाओगे। स्टेज 2 के लिए आप क्वालिफाई कर, मतलब स्टेज 2 के लिए आप जाने के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है ना, ठीक है। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, सेशन 1 में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाइंग है, सब कुछ बता दिया, 30% लाने हैं, तो नो निगेटिव मार्किंग लिखा है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सेशन 2 में आते हैं, ठीक है। ये 45 मिनट, पहला 45 मिनट तो निकल गए, बता दिया आपको। अब बाकी के 45 मिनट में क्या आएगा वो देख लीजिए। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगी जीके, मतलब जनरल अवेयरनेस, ठीक है, और इंग्लिश।
25-25 क्वेश्चन आएंगे, 25 इसके 25 इसके। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 3 नंबर का। तो 25 क्वेश्चन इसके हो गए 75 नंबर के, इसके भी 75 नंबर के। मतलब आपको कितने नंबर लाना है? 50 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 150 नंबर के। ये 45 मिनट में आपको करने हैं। अब ये 150 जो नंबर हैं, बस इसी से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से आपकी मेरिट बनेगी कि ये आप क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी के लिए आप क्या कहते हैं आपको बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा, इसी 150 नंबर से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितनी है? देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है और एक अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा, मैंने लिख दिया है, ठीक है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का नकारात्मक अंक होगा। कहने का मतलब ये है, अगर आपको परसेंटेज के हिसाब से बता दें तो 1/3 की माइनस मार्किंग, कितने की? 1/3 की माइनस मार्किंग है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, लेकिन अगर गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर कटेगा, सिर्फ 1 नंबर, ठीक है। तो इसी एक देखिए 1 नंबर ही बहुत होता है, तो सोच समझ के करिएगा। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश में गलतियां खूब होती हैं, क्योंकि परफेक्ट आंसर नहीं होता है। मतलब परफेक्ट आंसर जनरल अवेयरनेस का होता है, इंग्लिश में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के ध्यान रखिएगा। इसीलिए क्या कहते हैं ये व्यवस्था बनाई गई है, और ये व्यवस्था बिल्कुल सही भी है। क्या कहते हैं एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव, पहले डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था जिसमें ऐसे राइटिंग और लेटर लिखना होता था, वो खत्म कर दिया, बहुत अच्छा है। उससे एक तरीके से ये लगता था कि एक पारदर्शिता की, मतलब ऐसा लगता था कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता नहीं है, पता नहीं किस आधार पर इन्होंने चेक किया है, क्या कहते हैं ऐसे राइटिंग और लेटर को। ये समस्या रहती थी, मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आया मुझे डिस्क्रिप्टिव में क्यों मार्क किया गया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए, ये चीज़ डिस्क्रिप्टिव वगैरह नहीं होना है, बस इसी से मेरिट बन जाएगी आपकी। इंग्लिश और रीजनिंग आएगी, इंग्लिश और जीके मतलब जनरल अवेयरनेस आएगी 150 नंबर की, इसी से आपका मेरिट बनेगा। तो आप समझ गए होंगे, दोनों जो आपके सेशन 90 मिनट कंप्लीट हो गए, 45 मिनट का ये वाला सेशन, 45 मिनट का ये वाला सेशन, ठीक है। 90 मिनट आपका कंप्लीट हो गया, आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया, इसी से आपकी मेरिट बन जाएगी। अगर आप पास कर जाओगे, हवलदार के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए होगे तो आपको आपका फिजिकल होगा, नहीं अप्लाई किए होगे तो क्या कहते हैं आपका सीधा डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आप हवलदार के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो, हवलदार की पोस्ट से आप बाहर हो जाते हो, फिजिकल नहीं कंप्लीट कर पाते हो, फिजिकल आपका तैयार नहीं होता है, आप बाहर कर दिए जाते हो, तो भी चिंता वाली कोई बात नहीं, आप एमटीएस के लिए बने रहोगे, आपको डीवी के लिए फिर भी बुलाया जाएगा, ठीक है ना। तो इतना ही आपको बताना था। अभी सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो आप उस कमेंट में एक बार डाल दीजिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं उसको कमेंट में ही आपका आंसर दे दूंगा। और अगर ऐसा लगेगा कि आपका सवाल थोड़ा सा जायज़ है या सभी को बताना चाहिए, तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी एसएससी एमटीएस के बारे में। अगर अभी कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा कमेंट में। वीडियो अगर समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो कर लीजिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी अपडेट हैं वो समय पर आपको मिलती रहेंगी।